ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज। मैं हूँ आपका दोस्त पीसी यादव। मित्रों, इसके पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत की और विदेशी यात्रा विवरण की। तो देखते हैं साहित्यिक स्रोत को। साहित्यिक स्रोत में यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की चौथी सदी के पहले की नहीं हैं तथा वे मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा भारत है, प्यारा भारत है, इसका जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन है। जो हमारे प्राचीन भारतीय थे उनको लिपियों का ज्ञान तो 2500 ईसा पूर्व में भी हो चुका था, यानी लेकिन जो पांडुलिपियां हैं, जो हमें उपलब्ध पांडुलिपियां बताती हैं, वो ईसा की चौथी सदी के पहले की नहीं हैं। जो हमारे पास साक्ष्य हैं वो ईसा की चौथी सदी के पहले की नहीं हैं और ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। मध्य एशिया बोले तो आज का उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान आदि जो देश हैं ये मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष चर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। तो भारत में जो पांडुलिपियां हमें प्राप्त होती हैं, आखिर सोचने की बात है कि पांडुलिपियां होती क्या हैं। तो पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हो पाया था, तो इसलिए जो उपलब्ध संसाधन थे उन्हीं पर लेख लिखे जाते थे। तो भोजपत्रों और ताड़पत्रों का सहारा लिया जाता था। परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, तो जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, जहां की मैंने बताया कि जो हमको पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं वो मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। तो मध्य एशिया में भारत से ही प्राकृत भाषा फैल गई। वहाँ जाके ये पांडुलिपियां मेष चर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। भारत में जो पांडुलिपियां हमें मिली हैं वो संस्कृत भाषा से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अति प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो संस्कृत की जो पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं वो मिली कहाँ से हैं? दक्षिण भारत के कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500-1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं। जो ऋग्वेद का काल है, अगर ऋग्वेद के काल की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व की लगभग के माने जाते हैं। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैदिक काल को दो भाग में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और जिस काल में अन्य तीनों वेदों और अन्य शास्त्रों की रचना हुई तो उस काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान हैं। उपनिषदों से हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। तो उपनिषदों से हमें क्या मिलते हैं? दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। जो वेदांग हैं, वेद धन अंग, वेदांग की जो रचना की गई है किस लिए की गई है? ताकि हमें वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझ में आ जाए, इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। अब वेदांगों को अगर हम देखें तो वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांगों की रचना क्यों की गई? क्योंकि वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं? वेदांग कुल 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। उसमें से विकल्प दिया जाएगा कि इनमें से वेदांग कौन सा नहीं है। तो आप इन 6 वेदांगों का नाम जरूर याद रखें: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
अगर हम शिक्षा की बात करें तो वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। कल्प वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम है। जो वैदिक कर्मकांड उस समय होते थे उनको संपन्न कराने के लिए जो विधि व नियम बनाए गए वो कल्प कहलाए। व्याकरण इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम थे। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम या भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा निरुक्त। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टु, जगती, वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। छंद है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय की समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर जो कोई भी हमें रचना प्राप्त हुई है, रचना को रचनाकार ने उस समय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को भी लिपिबद्ध किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप याद रखें। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वेद, उपवेद व उनकी विशेषता। वेद ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। एक बार हम आपके साथ पुनः रिवीजन करते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अगर इनके विवरण की बात करें तो आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जानकारी दी गई है। धनुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित जानकारी दी गई है। तो गंधर्ववेद में कला व संगीत से संबंधित जानकारी दी गई है। शिल्पवेद में भवन निर्माण कला से संबंधित है। तो इस प्रकार वेदों और उनके उपवेदों को जरूर याद रखें। आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वैसे महेश कुमार बरनवाल की जो भी पुस्तकें हैं वो बहुत ही कारगर हैं। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इनकी पुस्तकों को जरूर खरीदें और इनसे अध्ययन जरूर करें। अब देखते हैं हम महाभारत। तो महाभारत जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तथा भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा है। जैसा कि हम लोग जो सीरियल के रूप में महाभारत देखते हैं, महाभारत इसी महाभारत ग्रंथ से ही बनाया गया है। महाभारत जो इसकी मूल प्रति थी उसमें 8,800 श्लोक थे। इसके रचयिता व्यास हैं। इसमें समय समय पर इसके श्लोक बढ़ते गए जो 24,000 तक हो गए हैं। इसमें उस समय जो वैदिक आर्य थे, भरत एक कुल था, एक परिवार था, उसकी पूरी कहानी इसमें लिपिबद्ध है। तो इसलिए इसका नाम महाभारत के नाम पड़ा, इसलिए इसका नाम महाभारत पड़ा। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं। तदनुसार यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। अगर हम रामायण की चर्चा करें तो वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत की घटना बाद में घटती है, रामायण की घटना पहले घटित होती है, लेकिन यहाँ बताया गया है रामायण की रचना महाभारत की रचना के बाद प्रतीत होती है, ऐसा बताया गया है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं।
जो 4 वर्ण थे, 4 वर्णों में जैसा कि आप जानते हैं 3 जो उच्च वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं को विधि विधान करने का अधिकार था। तो जो स्रोत सूत्र हैं इसमें राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। जात कर्म यानी जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों को विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। तो जो जात कर्म है, नामकरण है, उपनयन है, विवाह आदि जो पारिवारिक अनुष्ठान होते थे उनके विधि विधान का विवरण हमें गृह सूत्रों में मिलता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास हैं। तो दोनों का जो समय कालखंड है एक ही है। शूल्व सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। शूल्व सूत्र में यज्ञ वेदी, जैसा कि जानते हैं कि उस समय जो यज्ञ होते थे, यज्ञों के निर्माण के लिए किस प्रकार यज्ञ कुंड बनाए जाएंगे, यज्ञ वेदी बनाई जाएगी, कितना माप होगा, कितना लंबाई, कितना गहराई होगा, इसकी जानकारी हमको शूल्व सूत्र में मिलती है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप याद रखें कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। तो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको फिर हम स्मरण करा रहे हैं कि जो भी रचना है उन रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से पशु के रूप में भी गुजरे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक लोक कथा है। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कि जातक कथाओं का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर होगा बुद्ध के पूर्व जन्मों की घटनाएं जो थीं, पूर्व जन्मों की जो कथाएँ हैं वो जातक कथाओं में वर्णित हैं। तो जातक कथाओं में किसका वर्णन है? बुद्ध के पूर्व जन्मों का। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। यहाँ आपको याद करना होगा कि बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है और जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। तो धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। कहने को तो इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीतिक कूटनीतिक बातें ज़्यादा समाहित हैं। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास का नाम तो आप जानते ही हैं। इनके द्वारा कई प्रकार के काव्य और नाटक लिखे गए, लेकिन जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। अब देखते हैं संगम साहित्य को। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं तथा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे, इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। इसके अंतर्गत कई कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों, इन वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। तो संगम साहित्य का संबंध दक्षिण भारत से है, वहीं जो वैदिक ग्रंथ हैं उसका संबंध उत्तर भारत से है। तो संगम साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनके तीनों जो नाम हैं इनको जरूर आप याद करें। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोलकाप्पियम, शिलाप्पादिकारम और मणिमेखले।
तुलक्कापियम, सिलप्पाधिकारम और मणि मेखले। इनके नाम थोड़े कठिन हैं, लेकिन आपको इनको याद करना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लिखित कावेरी पट्टनम का समृद्धपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। तो ये तो रही बात साहित्यिक साक्ष्य की। अब हम चर्चा करते हैं विदेशी विवरण की। अब चर्चा करते हैं विदेशी यात्रियों की। तो यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। जब सिकंदर महान भारत पर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय यूनानी लेखकों ने यहाँ समकालीन एक शासक जिसका नाम सेंड्रोकोटस था उसका उल्लेख करते हैं। यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राजारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथिक्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। यूनानी जो लेखक थे, जो विद्वान थे, जिसका नाम वो सेंड्रोकोटस बताते हैं, वह और कोई नहीं था बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक यानी गंगाधर ही शक्तिमान था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो हेरोडोटस इतिहास का पिता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है और हिस्टोरिका इसकी रचना का नाम है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी की जियोग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी थी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। टॉलमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। तो इस प्रकार उस समय की जितनी रचनाएं थीं वो भारत के बारे में कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखते हैं चीनी पर्यटकों में प्रमुख है फाहियान और ह्वेनसांग। ये दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण विश्व में भारत से ही प्रचार प्रसार किया गया था। तो जब यहाँ पर बौद्ध धर्म बड़े ही अच्छे ढंग से फल फूल रहा था तो विदेशी यात्री यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। उनमें ह्वेनसांग और फाहियान भी प्रसिद्ध है। फाहियान या गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने फो क्यू की रचना की। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर होगा गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी रचना का क्या नाम है? फो क्यू की, जिससे गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों के बारे में प्रकाश पड़ता है। तो गुप्त काल की जानकारी का जो ठोस स्रोत है वो फाहियान है। फाहियान की रचना फो क्यू की है। कास्मास इंडिका प्लेट्स या यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया तथा क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। ह्वेनसांग को इवान चौंग भी कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी यू की रचना की। तो हर्षवर्धन के समय में कौन आता है? ह्वेनसांग। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है फाहियान। फाहियान की रचना का नाम जहाँ फो क्यू की है वहीं ह्वेनसांग की रचना का नाम सी यू की है। ह्वेनसांग के मित्र वी ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज में आए परिवर्तनों का वर्णन किया है। इत्सिंग की जहां बात करते हैं तो यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है। सुलेमान ये अरबी यात्री है, वह 9वीं शताब्दी में भारत आया और पाल प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किसने किया है? तो इसका वर्णन सुलेमान ने किया है। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था।
अल मसूदी भी इसी के आसपास आया है। 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक ये त्रिकोणात्मक संघर्ष के तीनों एक भागीदार थे। आगे चल के जब हम कन्नौज का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें तीनों का वर्णन जरूर होगा। तो सुलेमान जहाँ पाल व प्रतिहार वंशों की चर्चा करता है, वही अल मसूदी राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है। अलबरूनी, अगर अलबरूनी की बात करें तो महमूद गजनवी का समकालीन है। इसने ताकीके हिंद यानी किताबुल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया गया है। अब हम कुछ लेखकों, चीनी लेखक जो आए हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चीनी लेखकों की अगर चर्चा करें तो फाहियान बौद्ध भिक्षु है। 399 से 414 ईस्वी का इसका समय है। भारत दशा का वर्णन करता है। वह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अपने वृत्तांत में वह किसी भी भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता है। इसने गुप्तकाल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है। वहीं सुंगुयुन की बात करें तो 512 से 513 ईस्वी इसका समय है। इसने बिहार व बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। अगर उसके बाद चर्चा करें प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग की, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, तो 629 से 645 ईस्वी इसका समय है। इसकी रचना सी यू की है, पाश्चात्य संसार के लेख। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने 15 वर्ष भारत में भ्रमण किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किया तथा कुछ समय हर्ष के दरबार में भी रहा। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। प्रश्न पूछा जाएगा कि हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से किसने विभूषित किया था, तो इसका उत्तर होगा ह्वेनसांग। उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। या यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित आदि नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको जरूर याद रखें कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। शाक्यमुनि के नाम से कौन जाना जाता है? ह्वेनसांग जाना जाता है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। आगे देखते हैं वी ली। ये 7वीं शताब्दी में भारत आता है। ह्वेनसांग की जीवनी इसने लिखी है। यह ह्वेनसांग का मित्र था, इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। तो पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग की जीवनी लिखने वाला कौन था? तो वी ली था। 5वां है इत्सिंग। इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी में इसका समय है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसमें हैं। इसने लिखा है, चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा तथा इसके बारे में कहा जाता है कि वह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया। त्रिपिटक कौन है? ये बौद्ध ग्रंथ है। इसके वृत्तांत में भारतीय समाज की धार्मिक एवं सामाजिक दशाओं का प्रकाश पड़ता है एवं नालंदा व विक्रमशिला जैसे शिक्षण केंद्रों की शिक्षा प्रणाली व व्यवस्था का ज्ञान होता है। किसकी रचना से? इत्सिंग की रचना से। अब चर्चा करते हैं मालवेन की। तो मातवेन लिन 7वीं शताब्दी में इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। चाओ झुकवा, ये 1225 ईस्वी से 1254 ईस्वी का इसका समय है। चू फानची इसकी कृत का नाम है। इसने 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहीं पर साहित्यिक स्रोत यानी विदेशी यात्रा विवरण दोनों का पट्टाक्षेप होता है। तो इस प्रकार हमने भारतीय जो प्राचीन इतिहास है इसके पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रा विवरण की चर्चा कर ली। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।